हर्ष के पश्चात कंजो में जो राजा हुआ उसने यशोवर्मा की गिनती एक शक्तिशाली राजा के रूप में होती थी। उसके बाद समय में कनजो में प्रतिहार वंश के शासक की स्थापना हुई। इन प्रतिहारों के भारत को अरबों के आक्रमण से बचाया गया। इस वंश में मिहिर भोज नामक शक्तिशाली शासक हुआ। यह प्रतिहार राजा इतिहास में भोज या मिहिर भोज के रूप में जाना गया। उसके शासक दरमियान उसके और राष्ट्रकूटों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही। राष्ट्रकूटों के संबंधित जानकारी अब हम आगे प्राप्त करेंगे। तो अब क्या हुआ, ये राजा बना, तो जिससे क्या होने लगा कि मिहिर भोज नामक शक्तिशाली शासक हुआ, जिससे क्या होने लगा, लड़ाई होने लगी। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, राष्ट्र की क्रूरता फैलती गई, तो जिससे आगे आगे लड़ाई बढ़ती गई। तो इसके बारे में हम आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आइए। यशोवर्मा मालवा में परमार वंश का शासक था। उज्जैन और धारा नगरी मालवा के मुख्य शहर थे। धारा नगरी अर्थात वर्तमान मध्य प्रदेश का धार जिला। अब आप देखिए, परमा वंश का शासक था उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश, जिसे हम धारा नगरी अर्थात कि धार का जिला। परमा वंश के मुंज और भोज अच्छे शासक थे। क्या थे, वंश और मुंज दोनों क्या थे, अच्छे शासक थे, साथ साथ कवि भी थे। वे राज दरबार के विद्वानों को आश्चर्य देते थे। राजा भोज के धारा नगरी को विद्यानगरी बनाने के लिए संस्कृति साहित्य के अध्ययन के लिए वहाँ विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो वो क्या किया गया था कि वहाँ की जो नगरी थी धारा नगरी में, वहाँ पे स्थापना करने के लिए कि क्या कर सके, वहाँ पे संस्कृति साहित्य स्थापित कर सके, वहाँ पे के लोगों को शिक्षा मिल सके। तो उसके लिए वहाँ पे विद्यापीठ की स्थापना की गई थी कि लोगों को थोड़ा सा साहित्य तथा संस्कृति का ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो सके। इस समय के अनेक स्थापत्य बने। परमार और दक्षिण के चालुक्यों के बीच निरंतर लड़ाई चलती रही थी। भोज के बाद मालवा की सत्ता कमजोर पड़ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, भोज की जो सत्ता, मालवा की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ती जा रही थी। अब आगे देखिए, बिहार और बंगाल के पाल वंश एवं सेन वंश के शासकों का शासन था। पाल वंश के शासकों के नाम के बाद पाल जुड़ा होने पे वे पाल वंश शासक कहलाए। तो पाल वंश के शासकों के बाद उनके नाम के बाद क्या जुड़ा था, पाल जुड़ा था, तो वो पाल वंश के शासक कहलाने लगे। शिक्षक और पुस्तकालय की सहायता से पाल वंश के शासकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो अब हम पाल वंशकों के बारे में आगे जानकारी लेंगे। चौहान और चहमान वंश के अनेक राजपूत सरदार राजस्थान के विविध भागों में ईस्वी सन 7वीं और 8वीं सदी में राज्य करते थे। उनके साथ एक शाखा 8वीं सदी के प्रारंभ अजमेर के उत्तर सांभर सरोवर के नज़दीक साकबरी नामक जगह पर राज्य करती थी। 12वीं सदी में अजय राज और साकबरी की गद्दी पर बैठा। उसने अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की, जो बाद में अजमेर के नाम से जाना गया। अब देखिए, चौहान या चाहमान वंश के अनेक राजपूत वो राजस्थान में 7वीं और 8वीं सदी में क्या करते थे, राज्य करते थे। तो उन्होंने क्या किया, 8वीं सदी में प्रारंभ किया। तो अजमेर के उत्तर संभार सरोवर में साकबरी नामक जगह पर राज्य किया। अब साकबरी नामक जगह पर राज्य कर अजय राज ने वहाँ की गद्दी पर बैठ गया, वहाँ की गद्दी की स्थापना कर ली। तो वो अजय मेरू नामक नगर की स्थापना की। तो वो अजय मेरू नामक स्थान आज अजमेर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में विद्यार्थियों आपको भी जानकारी है कि अजमेर हम जानते हैं एक सुंदर जगह है, जहाँ पे हम जाते तो हमें अलग अलग चीज़ों की जानकारी मिलती है। हमें राजाओं के महल देखने को मिलते, एक अलग अलग दृश्य देखने को मिलते, जो पुरानी हवेली के बारे में जानने को मिलता है कि किस तरीके से राजा रहा करते थे। तो वो सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलती है। चलिए आगे। चौहान वंश के शासकों ने तोमर की राजधानी दिल्ली पर विजय प्राप्त करके राज्य की स्थापना की। वंश में पृथ्वीराज तृतीय अथवा राय पिथोरा नामक
प्रतापी राजा हुआ था जो भारत के इतिहास की अद्वितीय स्थान रखता था। आपने पृथ्वीराज चौहान की कहानी भी सुनी होगी। उसके युद्ध मैदान के पराक्रम, वीर कथा और लोकगीत के विषय में बन गए। चंद बरदाई नामक विख्यात कवि अपने प्रसिद्ध महाकाव्य में पृथ्वी रासों में पृथ्वीराज चौहान वीर कथाओं का उल्लेख किया है। पृथ्वी रासो चौहान में शहाबुद्दीन गौरी के बीच में युद्ध की जानकारी आगे के प्रकरण में आप प्राप्त करेंगे। तो आप ये जानते हैं पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था शहाबुद्दीन से, तो जिससे क्या हो गया था कि उन्होंने अपने राज्य के लिए वो लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए आगे, मेवाड़ के गोहिल पुत्र या गुहिलोत जो बाद में सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, उनका मध्यकालीन इतिहास में अनोखा स्थान ऐसे स्थान है इस वंश के स्थापक बप्पा रावल थे। इस वंश में कोई प्रतापी शासक हुआ जिनका परिचय आगे के प्रकरण में आप प्राप्त करेंगे। तो मेवाड़ के गोहिल पुत्र गोहिलोत सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने गए, जिनमें मध्यकालीन इतिहास अनोखा स्थान कहा गया, जिसे हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। राजपूत कला काल दरमियान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से दक्षिण जबलपुर के आसपास प्रदेश में चेदी वंश के शासक राज्य करते थे, जो कलचुरियों का चेदी राज्य कहा जाता था, जिसमें राजधानी में त्रिपुटी वर्तमान तेवर में थी। मध्यकाल गुजरात में अणहिलावण पाटन में राजपूत वंश का चावड़ा वंश और उसके पश्चात लोकसी वंश का शासन था, जिसकी जानकारी अब हम आगे के प्रकरण में प्राप्त करेंगे। चलिए दक्षिण भारत। राजपूत काल दरमियान दक्षिण भारत में कई छोटे बड़े राज्य स्थापित थे। पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके विशाल साम्राज्य का अंत हो गया और चालुक्य वंश की छोटी छोटी शाखाओं में बंट गया। चालुक्य वंश में कई शासकों का शासन का उल्लेखनीय था। दक्षिण भारत में राज्य में पल्लव वंश में चोल वंश में समावेश होता है। पल्लव वंश में राजाओं के नरसिंह वर्मा शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। पल्लव वंश में शासक में अनेक निर्माण कार्य हुए हैं। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में गिनती उसी में होती है। इस समय के शासक साहित्य और कला के प्रेमी हैं। पल्लव वंश में दक्षिण में चोल वंश का शासक था और उसकी राजगद्दी ताजौर थी। चोल वंश में राजाओं ने लंका पर चढ़ाई थी और उसके कई भागों को कब्जा में ले लिया था। चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौकादल था, जिससे वे समुद्र पार के देशों पर चढ़ाई कर सकते थे। राज प्रथम ने राज्य प्रशासन की सुंदर व्यवस्था की थी और उसने जमीन की परसीमन और स्थानीय स्वराज की शुरुआत की थी। अब आप देखिए पल्लव वंश में क्या था, चोल वंश का शासन था जिसमें राजगद्दी ताजौर थी और जिसमें लंका पर उन्होंने चढ़ाई की थी और अपना कब्जा भी कर लिया था। तो शक्तिशाली हो चुके थे वो। तो चढ़ाई करने के बाद प्रथम ने राज्य प्रशासन की सुंदरता की व्यवस्था की थी। राज प्रथम ने उनकी व्यवस्था की थी। उसने जमीन परिसीमा और स्थानीय स्वराज की शुरुआत भी की थी और उसकी सुरक्षा भी की थी।